अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हमने तकरीबन हमें 2-3 हफ्ते हो गए हैं जब हम ये अपना गानों का और फिल्म का जो है एपिसोड नहीं कर पाए। लेकिन आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं इसको वीकली। बीच में कुछ हमें कभी इंटरनेट का इशू होता था, कभी मैं ट्रैवलिंग में होती थी, कभी इजाज गुल साहब अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन अब हम दोबारा आए हैं और हम बात करेंगे आज। एक तो फिर पाकिस्तानी फिल्म का भी आपको बताएंगे, गुमनाम एक पाकिस्तानी फिल्म है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा शम्मी कपूर साहब की फिल्म तीसरी मंजिल, काफी खूबसूरत सॉन्ग्स हैं इसके, और उसमें हेलन भी थी और आशा पारेख भी थी। तो हम बिल्कुल चलते हैं एजाज गुल साहब की तरफ और उनसे जरा पूछते हैं मूवीज का। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। आज सबसे पहले आप बताइए हमें, जो पाकिस्तानी फिल्म है गुमनाम जो आपने सजेस्ट की, उसके बारे में। जी आरजू, गुमनाम हमारी एक बड़ी मशहूर फिल्म है, ना भुला देने वाली। और हमारी फिल्म की तारीख जो है पाकिस्तान की, उसमें इसका एक हमेशा बुलंद मकाम रहेगा। ये 1954 की फिल्म है गुमनाम। पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 6-7 साल हो चुके हुए थे, लेकिन फिल्में बननी शुरू जो हुई यहाँ पे फिर से, वैसे तो 30s में और लेट 20s में भी बन रही थी, लेकिन फिर से जो बननी शुरू हुई फिल्में वो अपना 1948 में हुई। चुनाचे ये एक तरीके से हमारे शुरू के दौर की फिल्म है। और फिल्म को लिखा एक बड़े मशहूर ड्रामेटिस्ट थे, हकीम अहमद शुजा, जिन्होंने बाप का गुनाह भी लिखी थी। उन्होंने इसका स्क्रिप्ट लिखा और उनके बेटे जो कि बहुत ही काबिल डायरेक्टर राइटर थे, अनवर कमाल पाशा, हमारे शुरू के दौर के, उन्होंने अपना इसकी डायरेक्शन दी। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं जी ए गुल थे। और फिल्म का म्यूज़िक जो है वो मास्टर इनायत हुसैन ने दिया। ये भी हमारे शुरू के दौर के बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और फिल्म के गाने जो हैं तनवीर नकवी, जो कि बॉम्बे से आए थे, और कतीर शिफाई ने लिखे। और फिल्म की कास्ट में सबिया थी और सुधीर थे, रागनी थी, मशहूर एक्ट्रेस इंडिया की, जो माइग्रेशन करके यहाँ पे आ गई पाकिस्तान बनने के बाद। और एम इस्माइल थे, एक नई अपना एक्ट्रेस थी सीमा, जो अपना इनकी पहली फिल्म थी ये, और पहली और आखिरी फिल्म भी थी। इसके बाद शादी हो गई है और ये फिल्मों से चली गई। अगर आप मुझे कहें कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, और आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने गुमनाम को क्यों अपना, गुमनाम को तो आखिर आपने रिक्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तानी फिल्म को चुनो, तो मैंने गुमनाम को क्यों चुना, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये अपने दौर की सबसे अच्छी फिल्म थी। दूसरी, पाशा साहब जो हैं, अनवर कमाल पाशा, वो फिल्म के डायरेक्टर थे। फिर फिल्म की कास्ट जो है वो टॉप की कास्ट थी, सबिया और सुधीर उस ज़माने की, 1954 की। फिर इसका म्यूज़िक जो है वो बहुत ही मधुर था, बहुत ही अपना ये सुर में था म्यूज़िक। और इसमें अपना मुनव्वर सुल्ताना और इकबाल बानो और कौसर परवीन ने गाने गाए। और इसका एक गाना जो है, पायल में गीत हैं छम छम के, ये गीत तो बहुत ही मशहूर हुआ, तब भी मशहूर हुआ, और इसको इकबाल बानो ने बहुत सारी कॉन्सर्ट्स में भी गाया और दाद वसूल हासिल की। और बहुत ही उम्दा गीत था ये, मुझे बहुत पसंद है ये गीत। और मुझसे अगर आप पूछें ये 10-12 पाकिस्तानी बेहतरीन फिल्में, तो मैं डेफिनेटली गुमनाम का नाम लूँगा। अगर मुझसे पूछें आपके 10-12 बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्मी गाने जो हैं वो तुम उसका चुनाव करो, तो मैं डेफिनेटली पायल में गीत हैं छम छम के, उसमें मैं शामिल करूँगा। तो फिल्म की कहानी बड़ी मजबूत थी। आमतौर पर फिल्मों की कहानी मजबूत नहीं होती, म्यूज़िक अच्छी होती है, एक्टिंग अच्छी होती है, उनका प्रोडक्शन डिज़ाइन जो है वो अच्छा होता है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई गाना निकल आता है उसका। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी। और कहानी जो है वो अपना एक काइंड ऑफ क्रिमिनल है। सुधीर जो एक गांव में आके पनाह लेता है, और यहाँ पे एक सबिया है जो कि अपना दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो बैठी हैं, और वो अपने फियांसे का इंतज़ार करती रहती हैं। और ये फिर अब थोड़ा सा उनका आपस में इनकाउंटर होता है। जो अपना ठाकुर है, या अपना जो है इंचार्ज गांव का, उसकी बेटी है सीमा,
उसका और सुधीर का आपस में थोड़ा सा काइंड ऑफ रिएक्शन होता है, और लेकिन रोमांस नहीं है ये। और फिर ये अपना मिलने के लिए आती है, और फिर सबिया देखती है तो ऊपर अपना घर की दूसरी मंजिल के ऊपर बैठी देख रही है इसको, इनको। और फिर वो वहाँ पे एक गाना जो है पायल में गीत है छम छम के, बहुत ही उम्दा तरीके से पिक्चराइज किया गया। और फिल्म के और गाने भी थे। रागनी, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया से आई थी, बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं वहाँ की, ख़ासतौर पे अपनी आंखों की वजह से ये जानी जाती थी। इनको आहो चश्म भी कहा जाता था रागनी को। और फिर चांदी की एक झनकार पर ये मुनव्वर सुल्ताना ने गाना गाया, जो अपना मुनव्वर सुल्ताना ने गाना गाया लेकिन अपना रागनी पे पिक्चराइज हुआ। और फिर ए चांद उनसे कहना और आंखें मिला के प्यार से, ये गाने जो हैं फिल्म के अच्छे थे। उस ज़माने में अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन जैसे आपने बरमला कहा कि अवार्ड्स ही एक फिल्म की पहचान नहीं होते। अवार्ड कोई भी किसी न किसी तरीके से ले लेता है, लेकिन 1954 में कोई अवार्ड नहीं थे। और अगर होते अवार्ड उस वक्त, तो यकीनन इसको अपना बेस्ट एक्टर और अपना पाशा साहब को और सबिया को बेस्ट एक्ट्रेस का, और अपना बेस्ट सॉन्ग जो है पायल में गीत है छम छम के, मास्टर इनायत को अवार्ड मिलता। लेकिन फिल्में अच्छी थी, और खुशी इस बात की है जब एक अच्छी फिल्म कामयाब होना तो बहुत खुशी होती है, और जब एक बुरी फिल्म चल जाए तो फिर कहते हैं भाई कि और बुरी फिल्में बनेंगी। लेकिन ये एक अच्छी फिल्म थी, अच्छी कहानी, अच्छी म्यूज़िक, अच्छी एक्टिंग। और पाशा साहब ने फिर बहुत सारे और चेहरे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए, नय्यर सुल्ताना, और उसके बाद फिर असलम परवेज़, मसरत नज़ीर, अपना माला हमारी बड़ी मशहूर सिंगर थी, उन्हें भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। चुनाचे पाशा साहब के हवाले से और बाकी जो मैंने आपको क्रेडिट्स बताए फिल्म के, मैं हमेशा गुमनाम को याद रखूँगा। बिल्कुल। और सर, बल्कि जो गाना आप बता रहे हैं वो पहले बहुत टीवी पे आया भी करता था। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चले रे गोरी थम थम के, मेरा ख्याल है ये लाइन थी। तो जी, बहुत मशहूर गाना था, और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, और उसमें बहुत अच्छा ये गाना लगता था। फिल्म तो खैर मैंने नहीं देखी, लेकिन गाना जरूर देखा है। पहले आपको याद है इलेक्शंस में जो इलेक्शन हुआ करते थे, उसके बीच में जो रिजल्ट्स के बीच में जो टाइम होता था, उसमें हमारे टीवी पे जो है वो पुरानी फिल्में, गाने और ड्रामे टीवी के आया करते थे, जिसकी वजह से हम अलिफ नून भी देख पाए और बहुत से गाने हमने देखे, जो अब ऐसा नहीं होता। अब तो खैर सब लोग बैठ जाते हैं और बात होती रहती है। लेकिन बिल्कुल सर, अवार्ड्स का मैं हमेशा से अवार्ड्स पे बात करती हूँ, और मैं हमेशा से बिलीव नहीं करती अवार्ड्स पे, क्योंकि आज भी मीडिया में जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिला हुआ, मेरे ख्याल से वही कुछ काम के लोग हैं। जिनको अवार्ड मिला है वो वैसे ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं अवार्ड मिलने से। तो सर, लेकिन ये फिल्में जैसे आपने गुमनाम का बताया, क्या ये अवेलेबल है, या हमेशा की तरह वही बात है कि ये अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, या कहीं लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं? जी, अपना आरजू देख सकते हैं, गुमनाम यूट्यूब पे अवेलेबल है, और गाने भी अवेलेबल हैं, इसके अलग भी हैं। और लेकिन दुख की बात यह है कि ये कुछ किया नहीं गया इन फिल्मों को और इन गानों को महफूज करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया था कि पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स जो है वो कोशिश कर रही है कि वो आर्काइव बनाए और इन फिल्मों को और इन गानों को महफूज करे। लेकिन ये हमें बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अपना जितनी तेज़ी से ये चीज़ें जो हैं ये अपना गायब हो रही हैं। और क्योंकि इनके प्रोड्यूसर चले गए, इनके डायरेक्टर चले गए, इनके फाइनेंशियर चले गए, स्टूडियोज बंद हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस बंद हो गए, तो क्या ही अच्छा हो कि जल्द अज जल्द हम आर्काइव्स बना के PNCA और वो तमाम चीज़ें जो खोई जा रही हैं, खो रहे हैं हम, इन्हें हम महफूज कर लें। लेकिन इस वक्त ये अवेलेबल है यूट्यूब पे। बिल्कुल ठीक। सर, इंडिया में जो चैनल्स आते हैं, अगर आप देश इंडियन डिश लगाएं या कुछ, या इंडिया के अपने शहरों में,
बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो इंडियन फिल्म्स दिखाते हैं, और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिसपे के गाने आते हैं, और पुराने मैं तो खैर रोज ही देखती हूँ क्योंकि मैंने डिश लगा रखी है कि उसमें कई चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुरानी फिल्में ही दिखाते हैं, और कई चैनल्स म्यूजिक के ऐसे हैं जिसमें आपको 8:30 या 9 बजे के बाद वो सिर्फ 60s 70s 50s और इस तरह के, जैसे पीछे जाते जाएं तो वो सॉन्ग्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी नई जनरेशन है वो भी जो है वो टच है, वो उसको भी पता है कि कौन सा गाना, आप कोई गाना बोले उनको पता होगा या वो आपको बता देंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या एज है, टीनेजर है या वो मैच्योर है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ टीवी चैनल्स पे कोई ऐसा चैनल अवेलेबल नहीं है जो पाकिस्तानी फिल्में या पाकिस्तानी गाने दिखाता हो फिल्म्स के। तो उसकी वजह से हमारी जनरेशन जो है, मेरे समेत मुझे भी किसी खास किसी फिल्म का पता नहीं। तो ये आपको नहीं लगता कि ये कमी है हमारी तरफ कि हमने कोई चैनल ऐसा नहीं खोल रखा कि टीवी पर आए फिल्म्स? जी आरजू, बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माजी जो है उसे संभाल के रखें, क्योंकि उसमें हमारी जड़ें हैं और उसी से हम देख के और आगे बढ़े हैं। ठीक है, नई जनरेशन जो है प्रॉब्ली शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली उससे अपना तारफ नहीं हुआ उसका, लेकिन हमें संभाल के रखना चाहिए। आपने बात की टीवी चैनल्स की, मैं टीवी चैनल्स की तो खैर कहूँगा ही मैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे एफएम स्टेशन जो हैं रेडियो के, वो भी ये म्यूज़िक जो है, ये ना गुमनाम, कातिल, 7 लाख, नींद, दुल्ला भट्टी, ये सारी फिल्में जो बनी हैं, गुलाम, दो आंसू 50s की और 60s की, फिर बाद में सर आईना के गाने बहुत खूबसूरत थे जो आलमगीर साहब जी ने गाए थे। जी, और रॉबिन घोष ने उसकी म्यूजिक बनाई थी। और वैसे रॉबिन घोष तो हमेशा ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। बाद में उनकी आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म जो थी बंदिश 1980 में, उसके भी गाने बहुत अच्छे थे, और वजह तौर पे आपने कहा आईना के गाने भी बहुत अच्छे थे। तो ये हमारा टेलीविज़न नेटवर्क्स जो हैं उनको, आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक चैनल होनी चाहिए जो पुरानी फिल्में, पुराने डायरेक्टर्स और पुराने एक्टर्स जो हैं, जो अपना अब भी हैं या जो जा चुके हैं, उनकी जो रिकॉर्ड किए जा चुके हैं प्रोग्राम को दिखाएं। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में अगर आज यंगस्टर्स जो हैं वो गाड़ी ड्राइव करते वक्त अपना एफएम सुनते हैं, तो रेडियो पे भी ये गाने बजने चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पे उनके पास इतना मटेरियल है नहीं, या तो उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो और हमारे पॉप सॉन्ग जो हैं उसकी इतनी कलेक्शन हो कि वो 24 घंटे के बजाय 28 घंटे बजाए जा सकें। वो बात नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी कि हमारे पास म्यूज़िक की इतनी कलेक्शन नहीं है। लेकिन ये कलेक्शन जो है, जो हमने 6000 फिल्में बनाई हैं पिछले अपना 72 साल में, यकीनन हर फिल्म के गाने इस काबिल नहीं हैं कि वो सुनाए जा सकें, लेकिन जो गाने अच्छे हैं, मास्टर इनायत के हैं, रशीद अत्रे के हैं, निसार बज़मी के हैं, बाबा चिश्ती के हैं, खुर्शीद अनवर के हैं, घूंघट है, चिंगारी है, ये तमाम रहने चाहिए हमारे पास। बिल्कुल सर, फिल्म बंदिश का आपने नाम लिया, उसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग नदीम उनका एक गाना मेरे ख्याल है, सोना ना चांदी ना कोई महल, शायद मेरे ख्याल बंदिश का गाना था। और जी जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छे गाने हुआ करते थे सर। एक चीज और, आलमगीर साहब को मैंने बहुत कम सुना है कि पाकिस्तानी फिल्मों के लिए उन्होंने गाया, और कोई खास मुझे अगर नोटिस किया तो वो आईना में। तो बहुत अच्छी आवाज है आलमगीर साहब की, बहुत बेहतरीन प्लेबैक सिंगर थे। तो क्यों पाकिस्तानी फिल्मों में ए नैयर साहब की आवाज एकदम पकड़ी जाती थी? मतलब आवाज सुनते आप कह देंगे कि ए नैयर के बाद उस एक्टर की आवाज नहीं लगती थी जिसका प्लेबैक दिया होता था। लेकिन आलमगीर साहब का ये था कि जिसका प्लेबैक देते थे वो लगता था कि वही एक्टर गाना गा रहे। जैसे नदीम साहब का जो आईना के गाने हैं उसमें कहीं ऐसा शुबा तक नहीं होता कि ये आवाज किसी और की है, वो ऐसा लगता है जैसे अब वो नदीम साहब खुद ही गा रहे हैं। तो ए नैयर साहब की आवाज एकदम से महसूस होती थी, पता लग जाती थी। तो क्यों आलमगीर साहब को इतने कम सॉन्ग्स मिले और ए नैयर साहब को इतना ज्यादा क्यों लिया गया? मेरे ख्याल में अपना आलमगीर के गाने जो हैं फिल्म के लिए वो बहुत ही कम हैं। आप लिटरली एक हाथ की उंगलियों में वो गाने जो हैं गिन सकते हैं। वो अच्छे सिंगर थे, और
वो सूट करते थे, जैसे आपने बताया जो एक्टर्स थे इस ज़माने में जो फिल्मों में काम कर रहे थे, नदीम साहब थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई सपोज कुछ लोगों को वो नहीं मिलता जिसके वो अहल होते हैं, मुस्तहिक होते हैं। लेकिन मेहदी हसन जो हैं उन्हें बहुत गाने मिले और वो थे भी बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुकाबला कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आलमगीर का मेहदी हसन से मुकाबला करें। नहीं सर, मेहदी हसन साहब का तो मैं नहीं समझती कि कहीं से कोई मुकाबला है, क्योंकि उनकी आवाज मोहम्मद अली साहब पे और वहीद मुराद साहब पे इतनी बेहतरीन जाती थी कि कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, जैसे मैं पहले कह रही थी कि कोई और गा रहा है, खासतौर पे मोहम्मद अली साहब की। और अगर मेहदी हसन साहब की आवाज हर किसी पे चली जाती थी और बिल्कुल ऐसा लगता था कि उसी एक्टर की आवाज है। जैसे किशोर कुमार साहब जब गाना गाते थे तो कहा जाता है कि वो पहले पूछते थे कि ये है किसके ऊपर, और अगर वो शम्मी कपूर साहब के लिए होता था तो उनकी टोन और होती थी, और अगर दिलीप कुमार साहब के लिए या देवानंद साहब के लिए तो और तरह से गाते थे। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि आलमगीर साहब को वो चीज नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उनकी बहुत बेहतरीन आवाज, बहुत खूबसूरत गाते थे। और एक खास चीज जो मैंने देखी है कि हमारे जो बांग्लादेश से या बंगाली जो हमारे आर्टिस्ट आए, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो गाना गाते हो, सिंगर्स हो, आवाज बहुत बेहतरीन होती थी। एक खास, जैसे कहते हैं कि अतिया है खुदा का, गॉड गिफ्टेड है कि वो जो तान लगाते हैं। अब अगर आप किशोर कुमार साहब को भी देखें तो वो भी बंगाली है, मतलब वो भी बंगाली थे किशोर कुमार साहब भी, और इसी तरह से आलमगीर साहब भी, के वो जो तान खींचते हैं ये लोग, वो और आज के भी जो नए सिंगर जिनके जिसमें शान है, तो वो इंडिया में शान एक सिंगर जो है, उनकी आवाज बहुत बेहतरीन लगती है और वो भी इत्तेफाक से बंगाली। तो सर बंगाल में इतना खूबसूरत क्या किस तरीके से गा लेते हैं ये लोग, इतनी खूबसूरत आवाज हर किसी की होती है। आरजू बंगाल जो है वो अपना, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो जो इंडिया का हिस्सा है, या वो अपना ईस्ट हो जो बांग्लादेश है आज, वहाँ पे आर्ट जो है वो प्रॉब्ली आई डोंट नो इन बॉर्न है इन अ वे, नॉट जस्ट आवाज़, न सिर्फ आवाज़, न सिर्फ मौसीकी, न सिर्फ एक्टिंग, थिएटर, पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर, पोइट्री, ये तमाम चीज़ें जो रविंद्रनाथ टैगोर की वो ज़मीन है। और खुदा ने उस पर ख़ास तौर पे करम किया है कि वो आई सपोज वो बंगाल की मट्टी जो है उसमें से आर्ट जो है वो फूट फूट के निकलता है। और रूना लैला को ले लीजिए, वो भी एक खूबसूरत आवाज़ थी जो कि पहले इधर थी पाकिस्तान में, फिर वो बाद में चले गए वहाँ पे। और इस तरह की और बहुत सारे सिंगर जो हैं। और यकीन कीजिए कि जब अपना 60s में अपना ढाका में उर्दू फिल्में बननी शुरू हुई और हमें यकीन नहीं आता था कि वो आर्टिस्ट जो हैं और वो म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं, वो सिंगर जो हैं, शहनाज बेगम हैं, फिरदौसी बेगम हैं, किसके किसके नाम लूँ मैं, जो ढाका में अच्छे गुलकार थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया फिल्म में। बिल्कुल। और इसके अलावा भी सर बांग्लादेश में जो लोग हैं, जो बंगाली जो हैं स्पेशली, उनको मैंने, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बांग्लादेश के हों, मैंने देखा कि वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही तेज होते हैं। किसी से आजकल भी अगर किसी इंडियन के साथ बात हो जाए और वो गलती से बंगाली निकल आए तो वो तो मतलब जैसे कहते हैं ना, हम लोगों के तो दिमाग का दही कर देते हैं कि हम उस चीज को पकड़ ही नहीं पाते। वो इतनी डिटेल से हर चीज बताते हैं कि इंसान खुद ही शर्मिंदा हो जाता है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो सर हम दूसरी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं और वो है तीसरी मंजिल, शम्मी कपूर साहब। जी जी, तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल आरजू आपको भी बहुत पसंद है, और आपने जब मुझे बताया कि हम इसको हमारा ये सब्जेक्ट होगा तो मैंने देखा इसको, और पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक देखा फिल्म को। और ये 1966 की फिल्म है तीसरी मंजिल। और दो तीन चीज़ें हैं जो मैं ख़ास तौर पे आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आपको बताया था कि देवानंद के भाई जो हैं विजय आनंद, वो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और वाकई वो डायरेक्टर थे फिल्म के। आपने जो हम पोस्टर जो दिखाया है शम्मी कपूर और आशा पारेख का, क्या खूबसूरत पोस्टर है ये। और इससे जो अपना शोखी जो है शम्मी कपूर की, जिसे उन्होंने दरमियान में कंपोज किया है, बहुत ही उम्दा तरीके से पोस्टर डिज़ाइन किया है। R.D. बर्मन की म्यूज़िक थी, नासिर हुसैन इसके प्रोड्यूसर थे और विजय आनंद इसके डायरेक्टर थे।
और ये पहली फिल्म थी विजय आनंद की। वैसे तो गाइड इन्होंने देवानंद के लिए बनाई थी और बहुत सारी फिल्में बनाई इन्होंने, लेकिन ये पहली फिल्म थी जो इन्होंने खुद नहीं लिखी। इसमें नासिर हुसैन थे और उनकी फैमिली थी इन्वॉल्व। और ये नासिर हुसैन जो है आमिर खान के चचा हैं मेरे ख्याल में, या ताया हैं फॉर दैट मैटर। और इसमें हेलन का भी एक बड़ा मजबूत रोल था तीसरी मंजिल में। और म्यूज़िक आर डी बर्मन की थी, और आर डी बर्मन की म्यूज़िक को इस फिल्म से बहुत बहुत मकबूलियत मिली, बहुत बहुत उनकी साख जो है एज ए कंपोज़र वो मजबूत हो गई। शायर जो थे मजरू सुल्तानपुरी थे, जो कि बहुत ही अच्छे शायर थे फिल्मों के। वैसे तो ये राइटर थे बहुत अच्छे, लेकिन प्रोग्रेसिव राइटर थे। और लेकिन फिर एक दफ़ा फिल्मों में जब आ गए अर्ली 50s में, तो इनकी फिर सारी तवज्जो जो है वो फिल्मों पे हो गई। और शम्मी कपूर, आशा पारेख, हेलन, प्रेम नाथ, जो अपना शम्मी कपूर के मामू होते थे आई सपोज, वो गुजर गए हैं। प्रेम चोपड़ा, वो हर फिल्म में कहा करते थे मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा। और के एन सिंह इसमें थे। और रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले के गाने थे इस फिल्म में। ओ हसीना दिल जुल्फों वाली, और आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, और दीवाना मुझसे नहीं, ओ मेरे सोना, और तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान। ये देखिए ना, ये एक फिल्म के मैंने आपको 5 सुपर हिट गाने जो हैं, खूबसूरत गाने, बेहतरीन गाने, बहुत बहुत मशहूर हुए ये गाने। और ये मुबारक दी जानी चाहिए अपना नासिर हुसैन को और फिल्म के प्रोड्यूसर को, आर डी बर्मन को, और सबसे बढ़ के विजय आनंद को, जिन्होंने इन गानों की पिक्चराइजेशन जो है वो बहुत अच्छी की। बहुत अच्छी म्यूजिक थी फिल्म की। बिल्कुल सर, जैसे ये हमने अभी एक पिक्चर लगाई थी इनकी पोस्टर हेलन जी का, और ये ओ हसीना जुल्फों वाली, इतना खूबसूरत गाना है ये कि आज तक लोग बहुत पसंद करते हैं, और बिल्कुल एवरग्रीन सॉन्ग्स थे, और हर गाना ही वैसे तो बेहतरीन था। बल्कि एक मैं वो देख रही थी केबीसी जो आता है अमिताभ बच्चन साहब का, उसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि वो आजा आजा वाले सॉन्ग में कितनी बार आजा आजा, तो वो पता लगा 9 टाइम्स कहा गया था। तो वो जो आंसर दे रहे थे उन्होंने भी पता नहीं अपना सोचा क्या किया, लेकिन खैर मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था उनका क्वेश्चन। तो सर बिल्कुल, शम्मी कपूर साहब की फिल्में जो होती थी वो हमेशा बहुत ही ऐसी होती थी, एंटरटेनिंग किस्म की होती थी। म्यूजिक हमेशा बहुत अच्छा होता था, और अक्सर रफी साहब के ही गाने होते थे जो कि उनके ऊपर बहुत चलते थे। और साथ ही आशा पारेख, अच्छा आशा पारेख जी के भी जो गाने हैं वो अगर आप नोटिस करें तो बहुत बेहतरीन और मशहूर गाने जो हैं वो उनके ऊपर पिक्चराइज किए हुए हैं, जो आजकल भी आते हैं, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के भी आते हैं। देव साहब के साथ भी हीरोइन आ चुकी हैं, और बिल्कुल हर राजेश खन्ना के साथ भी, मतलब हर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन जो शुरू हुई थी, मेरे ख्याल है शायद अमिताभ के साथ कोई फिल्म नहीं है इनकी, लेकिन राजेश खन्ना साहब के साथ मैंने कोई गाना देखा था, पिक्चर तो नहीं देखी, पिक्चर भी देखी थी शायद कोई इनकी एक थी, मुझे वो कटी पतंग मेरे ख्याल है थी। और जी इसी जी, तरह की उसमें अपना आरजू इनका बड़ा मुख्तलिफ रोल था। ये बाय दिस टाइम इनका प्रॉब्ली जो प्राइम जो है वो खत्म हो रहा था बाय 70s, अर्ली 70s। और शायद शक्ति सामंत ने जब इन्हें ये रोल दिया कटी पतंग का, तो ये एक विडो का रोल था, यंग विडो बट नॉनदलेस अ विडो। और होता है ना कि आप अपने करियर को देखता है कि इसके बाद कहीं मुझ पर छाप तो नहीं लग जाएगी इस तरह के ट्रेजिक सीनियर रोल्स करने की। लेकिन आशा पारेख ने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया एज ए यंग विडो, और ये फिल्म अच्छी गई थी, म्यूजिक भी अच्छी थी इसका। बिल्कुल। और इसी तरीके से सर एक और उनकी फिल्म थी, वो भी राजेश खन्ना साहब के साथ ही थी, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, अच्छा तो हम चलते हैं। तो वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अक्सर रोज देखती हूँ, लेकिन ये क्या वो मूवी का नाम मुझे नहीं याद। मगर फिर उस वक्त होती थी डिफरेंट, जो हीरोइंस थी वो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स उस वक्त भी किया करती थी। अगर आप देखें शर्मिला टैगोर जी ने जो किया था उसमें अमर प्रेम में, वो भी एक काफी हटके एक तरह का काम था जो उस जमाने में फिल्में बना करती थी, ग्लैमरस, और बड़ा हीरोइनों को ऐसा दिखाया जाता था काफी ग्लैमरस करके, और बहुत ज्यादा गाने वाने होते थे उस जमाने के लिहाज से।
अमर प्रेम में उनका एक काफी मुख्तलिफ किस्म का कैरेक्टर था। तो इसी तरह से कटी पतंग में आशा पारेख जी का था। जी, और फिर अपना आपने शर्मिला टैगोर का नाम लिया, तो आराधना में भी उनका रोल बड़ा मुश्किल था। और शायद मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं फिर दोबारा कहूँगा कि अपना आराधना के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने जब कहा कि आपको अपना वाइटनर इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बालों पे, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगी वाइटनर इस्तेमाल, क्योंकि ये तो मैंने किया नहीं। तो उन्होंने फिर उनको बताया कि ये आपका रोल ऐसा है कि अपना राजेश खन्ना के साथ हैं, और राजेश खन्ना का इसमें डबल रोल है, और आप जो हैं पहले अपना इनके साथ हैं एज ए रोमांटिक लीड, और फिर बाद में ये आपका रोल मुख्तलिफ हो जाएगा। तो फिर बहुत कहने पे फिर उन्होंने अपना कहा अच्छा लगा लेती हूँ मैं सफ़ेदा अपने सर पे, और उन्होंने कहा मेरी वालदा ने कभी नहीं लगाया, आप मुझे कह रहे हैं लगाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने लगाया और वो अपना रिहर्सल हुई और ऑडिशन हुआ उनका फिर से, तो कहने लगे कि हाँ ठीक है, मैं ये कर लूँगी। फिर वो बड़ा कामयाब रहा। ये आराधना जो है शर्मिला टैगोर की बड़ी मशहूर फिल्मों में से शामिल होती है, और बहुत कामयाब थी। और सबसे बड़ी फिल्म तो ये राजेश खन्ना की थी, और जिसकी वजह से वो थ्रू आउट 70s जो हैं और पार्ट ऑफ 80s जो हैं चले। सर इसी तरह मौसम फिल्म जो थी शर्मिला टैगोर की, वो भी काफी स्टोरी जरा हटके थी, और उसमें भी यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि आजकल जो एक्टर्स हैं वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ज्यादा बोल्ड हैं? एक्ट्रेसेस को तो मैंने कोई खास इतना ज्यादा नहीं नोटिस किया, लेकिन एक्टर्स जरूर हर तरह के रोल ले लेते हैं, चाहे वो विलन का रोल हो, चाहे हीरो का रोल हो, चाहे नेगेटिव रोल हो, चाहे कॉमेडी हो। तो बल्कि एक जमाने में तो लोग ये भी कहते थे कि अमिताभ साहब ने जो है वो अमिताभ बच्चन ने जो है वो सब कॉमेडियंस को घर बिठा दिया है, क्योंकि कॉमेडी वो खुद करने लग गए। न सिर्फ कॉमेडी वो किया करते थे, अपना 70s की फिल्में जो हैं 70s और 80s की, बल्कि उन्होंने गाने भी बहुत से गाए खुद। और फिर डायरेक्टर्स और राइटर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते थे प्रोड्यूसर्स उनसे कि आप ये गाना गाएं। आमतौर पे एक फिल्म में उनका गाना होता था, लेकिन एक से ज़्यादा भी होते थे। मसलन ये फिल्म जो थी 1980 में बनी थी रेखा के साथ, यश चोपड़ा ने बनाई थी। क्या खूबसूरत फिल्म थी वो, याद है आपको? सिलसिला कितने खूबसूरत गाने उसमें थे, और बहुत उम्दा काम था, और बहुत उम्दा गाने गाए सभी ने। किशोर कुमार ने भी गाए, लता ने भी गाए, लेकिन अमिताभ ने भी गाए गाने उसमें। सर एक गाना था वो रंग बरसे, वो था शायद उनका उसमें, बिल्कुल। और तो ये भी डोएट भी था, ये कहाँ आ गए हम, वो जी, भी जी, बहुत अच्छा गाना था। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने हमें आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और कुछ नई फिल्मों और कुछ नई बातों के साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।